विनोद एक व्यापारी है जो कि लाल मिर्चियों का व्यापार करता है, पर वो एक लालची किस्म का आदमी है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है। विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उसकी दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था, सोचा मिल लूं। इसी बहाने कुछ मिर्चियां भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया, मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियां खरीदनी शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियां खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्ची चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूंगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो आप? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियाँ खराब होने लगती हैं। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियाँ तो तौलता है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियाँ। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियाँ बेचने के लिए चला जाता है। लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बहुत स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियाँ हैं। भाई साहब, आप लाल मिर्चियाँ कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी। आप इनके दाम पर मत जाइए, ऐसी मिर्चियाँ आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे मिर्चियाँ तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 आध किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियाँ हैं, आपके काम ही आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियाँ काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तोल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस व्यापार में हूँ। भले ही तराजू में तौली हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियाँ 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये मिर्चियाँ पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले के दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के व्यापारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भगवान करे उसकी मिर्चियाँ उस पर ही भारी पड़ जाए और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियाँ बताकर कम मिर्चियाँ दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी ही मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियाँ होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियाँ बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बहुत ज्यादा तीखा लगता है। मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियाँ तो बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था, मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है।
पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था। ये मिर्चियाँ अचानक से कहाँ से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियां लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहां जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ देर लेटने के बाद उसके शरीर पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चियाँ पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है। अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है, उसके पूरे शरीर पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियाँ कहाँ से आ रही हैं? और वो देखता है कि उसके छत से भी मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चियों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियाँ फैल गई हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ आ जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर यह श्राप कहाँ से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूं कि तुम पर ये विपत्ति कहाँ से आ गई। पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूँ। मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियाँ दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसके कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियाँ भरता है और उन सब लोगों को जाकर मिर्चियाँ देता है जिसको उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियाँ दी थी। ये लो रामू भैया, मिर्चियाँ ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियाँ दी हैं। विनोद रामू को मिर्चियाँ देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकल जाता है जिसको उसने 2 किलो के बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी दिखाई देती है। विनोद उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्चियाँ ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं आज यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चियाँ रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चियाँ दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियाँ दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है। पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है। सीतापुर नाम का गांव था। वहाँ गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने के कारण छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनका बचा खुचा सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया।
एक छोटा सा घर बचा था, उन गांव वालों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूं तो करूं क्या? जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है, कृपा करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक गांव दिखाई पड़ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। वहां जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँव में चप्पल ना होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। अच्छा चलो, एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां रुक जाना चाहिए। वहां रुककर बचा खुचा खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस गांव से ठीक थोड़ी सी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस, अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तुम चिंता ना करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़ी, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। मालती, वो देखो, वहां पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद हमें वहां कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ, तुम सबने बस ईंटें ही लाकर रखी हैं। किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। हाँ तो अब खाना भी ना खाएं क्या? इतना कर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से मैं निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो किसी और को क्यों नहीं काम पर रख लेते? हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है। मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करता। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूंगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहें तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काम बड़े ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा, कृपा करें। लगता है नया बंदर मिल गया। ये अगर मेरा साथ दे तो मैं इन कामचोर मजदूरों को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। बड़ी कृपा होगी मालिक, बस आप रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। सिर्फ एक ही सिफारिश है आपसे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेरा काम करके दे दो। ठेकेदार ने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा एक जंगल के किनारे पर दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमें इतना संभाल दिया, हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने 1 महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहाँ कहा था कि पैसे दूंगा? मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है। कृपा करें और हमें हमारे पैसे दे दे। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर हैं, उसे मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद, हमारी किस्मत बहुत खराब है, हमने क्या पाप किया है भगवान जाने, हमें ये सजा क्यों मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो ना खाने को खाना है, ना रहने की कोई जगह है। कुछ दूर और चलते चलते
उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़े से चील के बच्चे को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो पुण्य कर ले हम। हट जा, हट हट। गोपाल उन सुअरों को भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की सहायता की। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम ना होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। तुम बात कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उजड़ गया। अब क्या बताऊं बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ये लो, ये उपहार मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और अपने शक्तियों के माध्यम से उन्हें एक बड़ा सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसले का घर। इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुणों और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल के जीवन में मानो खुशियां आ गई। गोपाल उस घोंसले के घर में ही रहने लगा, जो कि विशाल था। देखते ही देखते गोपाल ने वहां पर अपना कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था और अब देखो, पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ना, सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। गोपाल और मालती के घोंसले के घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो उनके बड़े से घोंसले के घर में अपने मजदूरों को लेकर जाता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर बस गए हो और मेरा व्यापार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर का। मेरे मजदूर इसे तोड़ गिराएंगे। इस घर को तोड़ दो। इनके सामान बाहर निकालकर फेंक दो। जी मालिक, अभी देखिए। ऐसा ना कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने। ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहां हमला करने जाते हैं, वहां एक मायावी चील आ जाता है और उन मजदूरों के सामने खड़े हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। चील के इतना कहने से ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि चील कैसे लोगों की आंखों को निकालते हैं। मैंने सुना है कि चील आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूरों को वहीं छोड़कर चील से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल अन्य मजदूरों से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। ठीक कहा तुमने, अब हम हक की कमाई करेंगे। चील ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसले के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूरों के साथ लोगों का घर बनाकर उन्हें देने लगा। ये कहानी है प्रयागराज के एक गांव की, जिसका नाम था नैनी। नैनी गांव बेहद सुंदर और प्यारा था। वहाँ धीरज रहता था। वैसे तो धीरज अनाथ और गरीब था, लेकिन सब्जियाँ बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आ जाओ सब्जी ले लो। भैया, टमाटर कितने के दिए? टमाटर तो 50 रुपए किलो है। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेता हूँ। दुकान खोले पूरा एक दिन हो गया था, लेकिन व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तब एक औरत वहाँ आई और कहने लगी,
क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकते हैं? लगता है ये बड़े घर की बेटी है, मेरा पूरा दुकान खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 2000 रुपए में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो 2000 रुपए। वो औरत धीरज को पैसे देकर चली गई। पहले तो धीरज बहुत खुश हुआ, उसके बाद उसे पता चला कि वो नकली 2000 के नोट हैं। क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े से पैसे जो आ रहे थे वो भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? धीरज अपने दुकान लूटने से परेशान था ही कि वहाँ पर एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, अगर एक केला ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा। देख बुड्ढे, मेरी दुकान पहले से ही लुट गई है, मुझे और परेशान मत कर। सिर्फ 4 दर्जन केला रखा है, अगर मैं तुझे ये भी दे दूंगा तो मैं रात को क्या खाऊंगा? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ नहीं बस 2 केले ही दे दो। अगर इसे नहीं दिया तो यहाँ रहकर ये मेरा सर खाता रहेगा, इसे मैं केला दे ही देता हूँ। धीरज ने अपने पास रखे कुछ केलों में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे खाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश है, ठंड लग रही है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तब भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है जो धीरज का होता है। भिखारी हिम्मत बांधकर धीरज के घर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की, तुम तो सर पर चढ़ रहे हो। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, मुझे ठंड भी लग रही है, बिजलियां कड़क रही है, बस एक रात के लिए ही जगह दे दो। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। उस रात भिखारी धीरज के घर में ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भिखारी सुबह सुबह ही अपने झोले में से मिर्चियाँ निकाल कर खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए? ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं है, इसे खाने से मुझे अब दिन भर भूख नहीं लगती। मुझे इससे क्या मतलब, तुम जाओ और अपना काम करो। चलो, सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही। भिखारी धीरज के घर से चला जाता है। धीरज सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जी लगाने लगता है। आ जाओ, ताजे ताजे सब्जी, ताजे ताजे सब्जियां ले लो, आ जाओ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन धीरज के दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब धीरज तंग आ जाता है और दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टीले पर पड़ती है, जहां भिखारी रात को सो रहा होता है। और तब धीरज कहता है, असली जिंदगी तो इसी की है, ना कोई फिक्र ना कोई काम, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमो, लोगों से पैसे मांगो, किसी ने दे दिया तो मौज, और सब अब दे ही देते हैं, और रात को मस्त आराम से सो जाओ। उतने में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उस भिखारी को काट कर चला जाता है, और दूर खड़ा धीरज ये सब चीजें देख लेता है। सांप काट लिया। अरे बाप रे, इसे तो सांप ने काट लिया। मुझे इसे एक सपेरे के पास लेकर जाना होगा। धीरज भिखारी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सपेरा उस सांप के जहर को निकाल देता है। सही समय पर आपने ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने वाला भिखारी है, पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और धीरज से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी से उपहार लूंगा। ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ।
भिखारी कुछ मिर्चियाँ निकालकर धीरज को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है। बड़े सिद्ध पुरुषों के साथ रहने की वजह से ये मुझे मिले हैं। इससे तुम अपने खेत में बो दोगे तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है। अगर ऐसा होता तो तुम खुद ना इसे इस्तेमाल कर लेते, मुझे थोड़ी ना देते। मैं एक सज्जन व्यक्ति को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में नजर आया है। ये जादुई मिर्चियाँ तुम्हारे पास ही रखो। भिखारी धीरज को मिर्चियाँ देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भिखारी उस टीले या उसके आसपास कहीं भी नजर नहीं आता। धीरज उन मिर्चियों को देखकर सोचता है, क्यों ना मैं ये मिर्चियाँ एक बार बो कर देख ही लूं। कहीं उस भिखारी की बात सच निकली तो। धीरज उन मिर्चियों को लेकर अपने घर के आंगन में कुछ जगहों पे बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। धीरज उसे देखकर वहां जाता है। ये रोशनी कैसी? इसे खोद कर देखता हूँ। लगता है मिर्चियाँ उग आई हैं। धीरज जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ता है, उसे वहाँ पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उस भिखारी की बात तो सच निकली। ये तो हीरे की मिर्चियाँ हैं। फसल पूरी हीरे की है। मजा आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। धीरज उन हीरे की मिर्चियों की मदद से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नया घर, व्यापार सब कुछ खड़ा कर लेता है। अब उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज उस भिखारी की मदद से मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। उस टीले के पास जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालिक, आप कहो तो आपके साथ मैं भी चलूं? तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे भला? लेकिन इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। धीरज और उसका नौकर उसी टीले के पास जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि भिखारी वहीं सो रहा है। धीरज उसे उठाकर उससे कहता है, तुम यहाँ सो रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं अनाथ बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर व्यक्ति मेरे नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपकी जान बचाई, उसके बदले में आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहें। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस जीवन में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए मैं तुमसे ही मदद मांगा करता था। धीरज उस भिखारी को लेकर अपने घर चला आता है। हीरे की मिर्चियों की मदद से धीरज कई सारे व्यापार भी खोल लेता है और खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगता है।